विधायकों के संगठन की बैठक के बाद थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के 30 से 35 पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन तैयार कर लिया है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। हालांकि इस संगठन का कहना है कि उनका मकसद पहाड़ का विकास करना है। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के संगठन से सियासी हलचल तेज है। संगठन में भाजपा और कांग्रेस के 35 पूर्व विधायक शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस संगठन को बनाने के पीछे मकसद क्या है? क्या ये संगठन आने वाले समय में कोई बड़ा रूप लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व विधायकों का ये संगठन प्रदेश में किसी नए राजनीतिक दल का गठन करेगा? ऐसे ही तमाम सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों पर पूर्व विधायकों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ उत्तराखंड के विकास के मुद्दे को उठाना है। पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है, जिसमें सभी पार्टियों के जो पूर्व विधायक हैं वो सभी इसके सदस्य हैं। और जनवरी में, लगभग जनवरी के महीने में हम ये पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो महाराज जी है, ऐसे यूकेडी के अध्यक्ष जो है काशी गेरी जी है। तो उनको जो है कई तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। वो तो अपनी अपनी पार्टियों में सक्षम है। यहाँ चौथी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए तीसरे मोर्चे का ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई इस प्रकार का कोई वो संदेह भी नहीं है। पूर्व विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भी मुलाकात की और उन्हें संगठन के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? इस पर भाजपा और कांग्रेस भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। प्रदेश के उत्थान के लिए हर पहल स्वीकार योग्य है। हाँ, मुझे लगता है कि चाहे वो विधायकगण बनाए, चाहे वो असामान्य जनमानस बनाए, सभी स्वागत योग्य है। रोजगार की बात है, सड़कों का निर्माण है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात है, शिक्षा को मजबूत करने की बात है। अगर इसमें चिंतन विधायक करते तो ये और अच्छा रहता और प्रदेश के हित में भी रहता। पूर्व विधायकों के इस संगठन के गठन की सुगबुगाहट से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा और विनोद कुमार के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। दिल्ली से खबर, रणवीर एनकाउंटर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें 5 दोषी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। संतोष कुमार, नितिन चौहान, नीरज यादव को बेल मिली है। साथ ही जीडी भट्ट और अजीत को भी जमानत मिल चुकी है। देहरादून के चर्चित रणवीर एनकाउंटर केस में 5 दोषी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 3 जुलाई 2009 में हुए कथित एनकाउंटर मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार जायसवाल, एसओजी प्रभारी नितिन चौहान, जीडी भट्ट, नीरज यादव और कांस्टेबल अजीत को जमानत मिल गई है। मामले में कुल 17 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। कुछ को कोर्ट ने बरी कर दिया था और अब 5 दोषी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। मामले में 17 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी और अब इस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 3 जुलाई 2009 ये वो तारीख है जो उत्तराखंड की पुलिस के दामन में कहीं न कहीं दाग की तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को उत्तराखंड पुलिस ने एक निर्दोष एमबीए छात्र को गोलियों से न सिर्फ मारा था बल्कि फर्जी एनकाउंटर भी दर्शाया था। अगर बात करें तो जिस तरीके से देहरादून में रणवीर एनकाउंटर हुआ था, उस पूरे मामले में एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान जा चुकी है और इस पूरे मामले की जब जांच लंबी चलती है तो कुल 18 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए जाते हैं, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम सारे पुलिसकर्मी अपनी जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते हैं। कई पुलिसकर्मियों को इस मामले में जमानत मिलती है, तो अभी भी 5 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जेल में बंद है। वहीं आज बात करें तो इस मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने
5 दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दी है, जिनमें अगर बात करें तो उस वक्त तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार जायसवाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नीरज यादव हैं, नितिन चौहान है, जीडी भट्ट हैं और कांस्टेबल अजीत है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरा प्रकरण को अंजाम दिया गया था, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस पर तमाम तरह सवालिया निशान भी उठे थे। रणवीर गाजियाबाद का रहने वाला था। मुठभेड़ को लेकर पुलिस की तो अपनी कहानी है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि ये एनकाउंटर फर्जी था। ये घटना 3 जुलाई 2009 की है। 3 जुलाई 2009 की दोपहर रणवीर अपने 2 साथियों के साथ मोहिनी रोड पर बाइक लिए खड़ा था। यहाँ डालनवाला कोतवाली से लौटते हुए दरोगा जीडी भट्ट ने संदिग्ध मानते हुए रणवीर से सवाल जवाब किए। इसी दौरान रणवीर के साथ पुलिस वालों की कुछ बहस हो गई और पुलिस वाले रणवीर को पकड़कर चौकी ले गए। रणवीर के परिजनों का आरोप था कि इसी दौरान पुलिस ने रणवीर को टॉर्चर किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अपना जुर्म छुपाने के लिए पुलिस उसे गाड़ी में डालकर लाडपुर के जंगल में ले गई, जहां पर फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस कहानी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस कहानी की तस्दीक करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रणवीर के शरीर में 28 चोटें पाई गई हैं। इसी हकीकत को आधार बनाकर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जंग जीती थी। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कांग्रेस की ही कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। माहरा कह रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता दिन भर कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहते हैं और शाम होते ही भाजपा के नेताओं के पास पहुंच जाते हैं। जो है बीजेपी में जो कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर तंज कसा है। रेखा आर्या ने करण माहरा के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष होते हुए यह नहीं जान पा रहे हैं कि उनके यहाँ पे कौन भीतरघाती है और उस पर वह कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वह ऐसा बयान दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उन्हीं की कमजोरी को दर्शाता है कि ऐसे लोगों को वो क्यों जो है अपने संगठन में या अपनी बैठकों में आमंत्रित करे हुए हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि शायद उन्हीं की अपनी कमजोरी है, या कह सकते हैं कि उन्हीं की अपनी जो है खींचतान है, जिसको वो किसके कंधे पर बंदूक रख के कहाँ चलाना चाहते हैं वही जानते होंगे। हरिद्वार में हरीश रावत की अगुवाई में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। 4 दिनों तक चली ये यात्रा हरिद्वार जिले की अलग अलग विधानसभा से होकर गुजरी। भाजपा कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस रही है, जिस पर हरीश रावत ने अब पलटवार किया है। और भाजपा ऐसा न कहे तो फिर हमारी यात्रा का मकसद ही क्या रह गया। तो भाजपा तो जो है उनके मन में बेचैनी होनी चाहिए, उनके पेट में मरोड़े उठने ही चाहिए, और उनके पेट में ये भारत जोड़ो यात्रा से एक जबरदस्त मरोड़ा पैदा हो गया है। और अब बात करते हैं मसूरी के चिंतन शिविर की। मसूरी में हुए चिंतन शिविर के दौरान अफसरों की मनमानी और लापरवाही का मुद्दा उठा था, जिसे लेकर सीएम धामी ने अफसरों को नसीहत दी है कि अधिकारी फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजने की बजाय काम करने की आदत डालें। अभी बात सुनते ही नो कर देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, फाइल रुकनी नहीं चाहिए। अब शायद अखबार की सुर्खियाँ इस प्रकार की ना बने जहाँ पे अधिकारी सुनते नहीं हैं
या अधिकारियों की मनमानी चल रही है, इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। मसूरी में 3 दिन तक हुए चिंतन शिविर के दौरान एक तरफ पहाड़ के विकास मॉडल पर मंथन हुआ, तो वहीं अधिकारियों के पेज भी टाइट किए गए। चिंतन शिविर के दौरान अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही का मुद्दा उठा। अधिकारियों को नसीहत दी गई कि फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजने की बजाय जिम्मेदारी से काम करें। सभी विभाग के लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रेजेंटेशन किए, सबने ग्रुप डिस्कशन किया और 2025 में उत्कृष्ट उत्तराखंड कैसे बने, इस पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। और इस चर्चा के बाद सभी लोग एक नए जोश के साथ और चिंतन से जो अमृत निकला, वो अमृत उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को गति देने के लिए, उत्तराखंड को उन्नति की ओर ले जाने के लिए और उत्तराखंड की प्रगति के लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से सभी को साथ में लेकर एक नए जोश के साथ आगे जाएगा। अब शायद अखबार की सुर्खियाँ इस प्रकार की ना बने जहाँ पे अधिकारी सुनते नहीं हैं या अधिकारियों की मनमानी चल रही है, इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस मंथन से निश्चित रूप से सबने अपने अंदर आकलन किया होगा आखिरकार हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम सेवक हैं, वो भी सेवक हैं, तो आखिरकार हमको क्या काम करना है, हमें जनहित में काम करना है, तो फिर मेरा तेरा का तो विषय खत्म ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ये संकल्प लिया होगा और हमें वक्त देना चाहिए। दरअसल जनप्रतिनिधियों की शिकायत रहती है कि अफसर उनकी नहीं सुनते। खुद मुख्यमंत्री धामी तक अफसरों को नसीहत दे चुके हैं, फिर भी अधिकारियों की आदत में सुधार नहीं आया। यही वजह है कि ये मामला चिंतन शिविर के दौरान भी उठाया गया। हमारी सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। यह मैंने सभी अधिकारियों से कहा कि फाइल की जिम्मेदारी कई बार होता यह है कि एक अधिकारी दूसरे के ऊपर डालता है, दूसरा विभाग तीसरे विभाग के ऊपर डालता है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। फाइल रुकनी नहीं चाहिए, कुल मिलाकर बॉल जो है गोल में जानी चाहिए, न कि एक के पास जाकर दूसरे के पास आए और दूसरे के पास जाकर सीमा रेखा के बाहर चली जाए। खुद मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों को नसीहत दी थी। मुख्य सचिव ने कहा था कि अधिकारी न कहने की आदत में सुधार करें। आधी बात सुनते ही नो कह देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे। अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं ये रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। एक बात साफ है कि चिंतन शिविर के दौरान अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अफसरों को नसीहत भी दी जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या हर चीज अधिकारियों के सिर डालने से पहाड़ का विकास हो जाएगा? बहुत ऑफिसर ऐसे हैं। अभी बात पूरी भी नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको काठगोदाम से दे दे, जहां हेड़ा खान सड़क मार्ग बाधित होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का घेराव किया। दरअसल अजय भट्ट भूस्खलन से प्रभावित काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग का निरीक्षण करने जा रहे थे और इसी दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बंद होने से 120 गांव के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। गांव तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और हमारे फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनसे अभी बात करी है, सुधांशु जी, और जो हमारे डीजीबीआर के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो उसके डीजी होते हैं, उनसे बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से अपने चीफ इंजीनियर को कह के यहाँ के इंजीनियर्स के साथ उनका वार्ता कराते हैं और जल्दी से जल्दी भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिपोर्ट दी है कि इस पर हाथ न लगाएं, उनकी रिपोर्ट को मानते हुए पीछे के साइड से वैकल्पिक मार्ग फिलहाल खुल जाए। आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। आईआईटी की तरफ से इस मौके पर डाक टिकट और 175 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने आईआईटी का इसके काम की सराहना की।
पिथौरागढ़ में युवक की हत्या पर हंगामा हो गया। ये बड़ी खबर मिल रही है पिथौरागढ़ से, जहां लोगों ने शव डीएम कार्यालय के बाहर रखकर हंगामा किया। तहसीलदार और पटवारी के रवैये से परिजन खफा हैं। आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके चलते ये गुस्सा दिखा। हत्या के बाद टंकी के पास शव को फेंक दिया गया था। गुस्साए परिजनों ने अब शव रखकर हंगामा किया है। बढ़ेंगे आगे। बड़कोट में दिव्यांग छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। यहां दृष्टि बाधित छात्रावास में रहने वाले बच्चे तहसील पहुंचे और धरना दिया। दरअसल तुनालका में स्थित दृष्टि बाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित होता आ रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों के लिए अनुदान मिलता आ रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से विद्यालय में कोई अनुदान नहीं मिला। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। कैसा कठोर दिल है सरकार का, इन लोगों का। इन बच्चों की तरफ देखो ना, इन बच्चों की तरफ देखो, इनकी आंखें देखो। मैं इनकी आंखें बनना चाहती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि मैं खुद इनका भरण पोषण कर सकूं। मुझे आज सरकार ने इतना लाचार कर दिया है कि मैं एक भिखारी की तरह बन गई हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।